हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है अमित एंड शेफ। वी आर हैप्पी टू सी यू ऑन आवर चैनल। ये हम स्टॉप हुए हैं ट्रैफिक लाइट पर, जो कि एफआरआई का जो पुराना गेट है बंद रहता है, जो ओकेशनली खुलता है। अभी हम दिखाएंगे आपको वो गेट, देखते रहिए। देखिए ये आ गया, यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए एफआरआई, देखिए कितना सुंदर है ये, देखिए कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल है ये। देखिए आप, ये मेन गेट है जो मैक्सिमम टाइम बंद रहता है। देखिए इसको, देखिए मैक्सिमम टाइम बंद रहता है ये आपका गेट ना। बट देखिए व्यू, देखिए यहाँ से कितना प्यारा व्यू है। आप ये देख रहे हैं व्यू, देखिए कितना प्यारा व्यू है यहाँ का एफआरआई गेट का। यहाँ नेटवर्क टावर लगा रखा है, बिकॉज ऑफ बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पर ना, इसलिए नेटवर्क टावर लगा रखा है। देखिए आप, यहाँ पे एक नेटवर्क टावर भी लगाया गया है। मेरे मित्र हैं मेरे साथ में, वो मेरे को बता रहे हैं कि यहाँ पे एक नेटवर्क टावर है, जो कि आपने देखा होगा। ये देखिए कितना बढ़िया, इसके पावर बैंक भी है नीचे इसके, जो इसको पावर सप्लाई देता है। देखिए ये कितना ब्यूटीफुल है, देखिए व्यू, देखिए यहाँ पे कितने ग्रीनरी है। और देखते रहिए, अभी हम चल रहे हैं। ये मेन गेट आ गया इसका। ये देखिए आपका जो ये एंट्री गेट है, इसका एंट्री गेट है। यहाँ पर आपको 6 से लेके 2006 तक बना था ये, है ना? ये आपकी एफआरआई की बाउंड्री वॉल चल रही है। देखिए साइड में देखिए ये हाकर्स हैं, जो कि यहाँ पर अपनी ठेलियाँ लगाते हैं। और देखिए लोग खरीद भी रहे हैं इनसे अपना ये मूली, सब्जी, फ्रूट सब। अभी समय मेन हाईवे चक्रा रोड पे है इस समय। हम चक्राता रोड हाईवे पर हैं। एक तो गला थोड़ा गड़बड़ है मेरा ना आज। सीधे बता दे चूड़ के साथ, उससे बड़ा गला नासा हो रहा है आपका। ठीक गला थोड़ा सा, मौसम यहाँ पे थोड़ा सा अभी तो बहुत अच्छा है, बट ये सुबह शाम थोड़ा ठंडा होने लगा, तो इसलिए गला थोड़ा सा। अभी हम लोग जा रहे हैं में एक पेपर में एक ऐड आया है पेपर्स में, जिसमें है हाइड्रोपोनिक खेती, जो कि ट्रेडिशनल खेती जो आजकल लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और नई टेक्निक है। और ये ट्रेडिशनल खेती से अच्छी है और मतलब अलग है, और ये प्रोडक्शन अच्छा आता है इससे जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो इसलिए लोग कुछ वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है खेती को ना। तो इसमें मतलब आज के टाइम को देखते हुए, जैसे जगह कम है और प्रोडक्शन भी चाहिए होता है, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसी को देखते हुए कुछ हाइड्रोपोनिक खेती है। इसके बारे में हमने पेपर में पढ़ा और इसके लिए जा रहे हैं। बेसिकली मेरे मित्र ने पढ़ा था इसको, और उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था कि यहाँ चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, ये IMA हमारा जो जाते हुए है, ये चक्राता रोड पर IMA बिल्डिंग बहुत ही फेमस यहाँ का डिफेंस का है ये आपका, और आर्मी का। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बट यहाँ पे एंट्री इजीली नहीं है, और सिक्योर, इट्स वेरी सिक्योर्ड। यहाँ पे एंट्री सबको नहीं मिलती है, कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही मिलती है। और यहाँ पर अब ये देखिए कितना ब्यूटीफुल वे है। देखिए ना कितना रोड, देखिए आप दोनों साइड का रोड देखिए। अब देखते रहिए, धीरे धीरे देखते रहिए। देखिए अब ये देखिए, ये गेट देखिए, एंट्री यहाँ पे, इधर भी देखिए इंडियन मिलिट्री अकेडमी। ये हमारा तिरंगा है, जय हिंद जय भारत। और अब हम बढ़ रहे हैं प्रेमनगर की तरफ, और जा रहे हैं हम झाझरा। और देखते हैं वहाँ पहुँचकर हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, और हम आपको सभी जानकारियाँ देंगे, उपलब्ध कराएंगे। जो भी जानकारी मिलेंगी हम आपसे शेयर करेंगे, सब आप देखिएगा। और काफ़ी युवा लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं,
इंटरेस्ट ले रहे हैं इस खेती में। और हो सकता है आप में से कोई और भी इस खेती को यदि चाहें, यदि आपको लगे कि हाँ ये इसमें कुछ बेनिफिट्स है आपका और आपको इंटरेस्ट है, और तो आप भी खेती कर सकते हैं। लेट्स सी वहाँ पहुँचकर हमें क्या क्या पता लग जानकारी पता लगती है। ये है आपका हाईवे। देखिए, आप देखिए दोनों तरफ देखिए, यहाँ पे कितने पेड़ लगे हैं। ये मतलब आपको शुद्ध हवा जैसे आजकल हर जगह नहीं मिलती, यहाँ पर देहरादून में बहुत ही ग्रीन है और बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे। हम लोग तो रहते हैं, हम एंजॉय करते हैं, हम तो शुद्ध ऑक्सीजन ले रहे हैं, शुद्ध। अरे भैया क्या हो गया भैया? ये देखिए वाइपर ही खराब था। हैं? अच्छा, वाइपर ही खराब था। अच्छा, वाइपर का दूसरे के मुंह धोने के लिए था ये। नहीं, वो कभी ना सेटिंग उसकी इधर उधर हो जाती तो वो फिर परेशान ही रहते हैं, वो मैकेनिक भी सेट नहीं कर पाता उसको, और जो जिसकी गाड़ी होती है वो भी परेशान रहता है। क्लाइमेट अच्छा है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है यहाँ पे। 13 तारीख है इस समय 2021। अब जल्दी आप स्वेटर और जैकेट्स में दिखेंगे सभी लोगों को। अभी तो यहाँ पे मौसम एकदम ठीक है, सुहाना है, सुहावना। झाझरा अंदर चले, नीचे होगा झाझरा ना। झाझरा लोकेशन निकालो ना, इसमें सर्च करो ना। ये देखिए, सरदार देवेंद्र सिंह सिटी स्मृति द्वार, ये आपका प्रेम नगर में है। अब हम एक छोटा सा स्टॉप हुआ है, थोड़ा सा वहाँ पे आगे ट्रैफिक होगा यहाँ पे, तो ट्रैफिक की वजह से कहीं कहीं पे थोड़ा गाड़ी स्लो करना पड़ता है, रोकना भी पड़ता है। देहरादून में मतलब देहरादून में जो है आसपास के जो स्टेट्स हैं वहाँ से काफ़ी लोग विज़िट के लिए आते हैं वीकेंड पर, और यहाँ पर बाहर विदेश से भी काफ़ी लोग आते हैं। ये काफ़ी फेमस प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है, बेसिकली टूरिस्ट पैलेस, फेमस टूरिस्ट पैलेस है। यहाँ पे टूरिस्ट आता है और अपना एंजॉय करता है और फिर चला जाता है अपनी छुट्टियाँ पूरी करके। और एक बात और देहरादून के बारे में कहा जाता है कि यदि आप देहरादून रहने लगे और कुछ टाइम रहे तो आप का दिल नहीं करेगा यहाँ से जाने के लिए, और हो सकता है आप यहीं बस जाएं। ऐसा भी कहा जाता है। और ये है प्रेम नगर, लव सिटी। प्रेम नगर, लव सिटी, लव सिटी, इट्स लव सिटी। देखिए यहाँ पे मार्केट, देखिए यहाँ का, यहाँ पे सब आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। In 5.5 kilometers, turn left. यहाँ पे लगभग 5.5 किलोमीटर अभी हमें सीधा चलना है और वहाँ से लेफ़्ट टर्न होना है, जैसे कि गूगल जी कह रहे हैं, गूगल मैप से कह रहे हैं 5.5 किलोमीटर चलिए, और जिसका लगभग समय हमें लगेगा 9 मिनट। चक्राता रोड है ये आपकी, यहाँ से आप सीधे चक्राता भी जा सकते हैं। चक्राता भी बहुत ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। हम किसी और वीडियो में उसको भी कवर करेंगे, आप इंजॉय करेंगे बेसिकली हमारी वीडियोस, देखिएगा, मज़ा आएगा आपको देख के। हम आपको नई चीज़ें दिखाएंगे। नई चीज़ें तो नहीं बोलूँगा, काफ़ी लोगों ने आपने देखी होगी, बट जिसने नहीं देखी होगी उसके लिए नई चीज़ें हैं। जैसे कि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ इसको बनाते हुए, और देखते हैं अभी ट्रेनिंग तो क्या बोले, अभी फर्स्ट वीडियो है तो आपको तो पता ही होगा, फर्स्ट वीडियो थोड़ा सा प्रॉपर वे नहीं पता होता वीडियो कैसे बनाना। देखिए यहाँ पे, देखिए कितना वैली, देखिए दून वैली बोलते हैं देहरादून को। देखिए यहाँ पे चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये देहरादून आपका। देखिए इधर भी देखिए, तो थोड़ा सा पूरा व्यू नहीं आ रहा है, इसलिए कोई बात नहीं, आप सामने देखिए, सामने देखिए, यहाँ पे देखिए इधर। यहाँ पे देखिए कॉलेज के बच्चे खड़े हैं, ये लॉ कॉलेज के बच्चे हैं शायद, यहाँ पे लॉ कॉलेज है आगे। ये जो बेल्ट है आपकी प्रेमनगर से, प्रेमनगर से आगे ये पहलवान ढाबा है यहाँ पे, ये लॉ कॉलेज है इधर।
उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी है ये लॉ कॉलेज भी है आपका। देखिए रामदेव जी के स्पेशल च्यवनप्राश भी है यहाँ पे। अच्छा, मैं जिसमें जैसे जिस जगह का नाम ले रहा हूँ या किसी ऐड का नाम ले रहा हूँ, ये प्रमोशन नहीं है, और ये जस्ट में जो दिख रहा है वो बोल रहा हूँ, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ ठीक है, इसलिए आप ये मत समझिएगा कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ इन लोगों को मैं जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको क्या क्या जगह है रास्ते में। ये यूपीएस कॉलेज है, यहाँ का काफ़ी फेमस कॉलेज है। यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और उसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा माना जाता है यहाँ पे। बाकी आप खुद वो कीजिएगा, यदि आपको एडमिशन लेना हो यहाँ पे तो खुद स्टडी वो रिसर्च कीजिएगा, आइएगा, विज़िट कीजिएगा, देखिएगा। बट मैं आपको इसका मतलब प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इसका भी कभी बोलो आपने तो बोला था ऐसा कि अच्छा है, और अब फिर रिज़ल्ट कुछ हो, क्योंकि मैं नहीं पढ़ा हुआ है यहाँ से बट यहाँ माना जाता है कि ये अच्छा इसको कॉलेज है यहाँ पे यूपीएस का। यहाँ पे जगह जगह पर छोटे छोटे ढाबे, कैफ़े सब मिलेंगे आपको यहाँ पे, क्योंकि ये भुक्कड़ कैफे, ये कैफेटेरिया, कैफ़े मतलब स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं ना यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे छोटे मतलब काफ़ी कैफ़े हैं, होटल्स भी हैं यहाँ पे, बहुत सारे होटल्स हैं इस बेल्ट में अभी। कॉलेज, होटल्स एंड कैफ़ेज़ बहुत सारे हैं, बहुत। इधर है आपका एक साइंस पार्क भी है पास ही में, किसी दिन हम वहाँ पे भी विज़िट करेंगे, हम आपको दिखाएंगे वो भी पार्क, साइंस पार्क। बच्चे बहुत पसंद करेंगे, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं वहाँ पे, और मैं अपने बेटे को लेके जाऊँगा वहाँ पे और आपको दिखाएंगे कि कैसे एंजॉय करता है मेरा बेटा वहाँ पे। देखते हैं अभी तो कितने मिनट बचे होंगे, पहुँचते पहुँचते पता लगेगा। अच्छा, ये जो चक्रा 8 किलोमीटर बाद है, अभी 2.8 है। है। देखिए शिमला, चंडीगढ़, पौंटा साहिब, चक्राता रोड है, ये सब विकास नगर, हरबटपुर, यहाँ पे काफ़ी मार्केट बस गया है। पहले तो काफ़ी खाली होता था यहाँ पे जब हम कभी आते थे इधर, आज से लगभग 15-20 साल पहले, बट अभी काफ़ी आबादी बस गई है यहाँ पे, कॉलेजेस खुल गए हैं, और आपका होटल्स भी काफ़ी खुल गए हैं यहाँ पे। ये बेसिकली शिमला जाती है रोड आपकी, चक्राता शिमला। फाइनली हम हाइड्रोपोनिक फार्म पहुंच गए हैं। तो हम आए हैं हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग, ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, और हम लोग फार्म कंस्ट्रक्शन कंपनी है। Okay. एंड हम लोगों का अपना खुद का फार्म है यहाँ पे देहरादून में। एंड हम लोगों के प्रोजेक्ट्स पूरे अक्रॉस इंडिया होते हैं। एंड हम लोग वी आर प्राउड टू से दैट वी आर द फर्स्ट कंपनी टू एस्टैब्लिश अ फार्म इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एज वेल। So we have couple of projects going on across India. We have a project coming up in Ahmednagar, Maharashtra, in Uttar Pradesh, and there's another one in Dehradun, which will be the largest hydroponics farm of Uttarakhand. So we have also a farm coming up in Kolkata, West Bengal, and Jammu and Kashmir. So this is a diverse portfolio, and here where I am sitting, we have a small farm of around 7,000 square feet, which has a plant capacity of anywhere around 10,300 plus plants at the moment, and which can also be increased to at least around 12 to 13,000. At the moment we have utilized some vacant space for our storage purposes and training part, but and also this farm has a mixed structure wherein you can find vertical farmings and flatbed also. So besides behind me you can see the vertical structures, and this has anywhere around 7 steps, and each frame has around 14 pipes, and each pipe contains 16 holes at the moment, which can be increased to 18 to 21 also.
and just besides the vertical farm, there's also this flatbed. Can we see? Yeah, running sure. out? Sure. You can Please. visit this. We have prepared some saplings around here. This is iceberg lettuce. Okay. This is butterhead. अभी तो इसमें कुछ ग्रो नहीं हुआ तो पता नहीं लगेगा इसमें ज़्यादा, एक्चुअली यस थोड़ा सा भी टाइम लेता है बटरहेड. Yes. बटरहेड टेक सम टाइम्स टू ग्रो. एंड दिस इज योर bok choy. या बॉक्स, राइट. बॉक है. Yeah. The sticky traps which you are seeing is just to attract the whiteflies, thrips and mites, Okay. which may attract some pests. पेस्ट कंट्रोल. Yeah, so this is kind of a non-pesticide free pest control measure. Okay, it Makeshift helps. structures. It helps, right? Yeah, right. Okay. Very good. The structure in which we are at the moment is a naturally ventilated polyhouse structure. Yeah. Generally for hydroponics, what we do is a temperature controlled polyhouse. But since Dehradun has kind of a convenient environment, so we have utilized this naturally ventilated abandoned polyhouse to make it into a hydroponic structure. अभी आपका कितने मतलब ट्रेनिंग चल रही होगी, जी. तो कितने लगभग स्टूडेंट्स आते हैं? स्टूडेंट्स ही बोलेंगे या अभी ग्रोअर? हम लोग वैसे ऑफ साइट और ऑनलाइन दोनों अच्छा. वर्कशॉप्स कराते हैं. ओके. एंड वर्चुअल वर्कशॉप्स हम लोगों ने कोविड के टाइम पे कराई थी, जिसमें अराउंड 300 to 400 स्टूडेंट्स को हम या ट्रेनीज कह सकते हैं, Trainees कह उनको हम सकते ट्रेन कर चुके हैं अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड. ओके. सो इवन फॉरेन से भी हम लोगों ने कई सारे ट्रेनीज को ट्रेन किया हुआ है. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट आवर ऑफ साइट वर्कशॉप्स, ये स्पेसिफिकली फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स है, जो जितने कॉलेजेस हैं यहाँ पे देहरादून के, तो वहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं. करेंटली एट द मोमेंट देयर आर 3 बैचेस गोइंग ऑन, जिसमें क्यूमुलेटिवली आपके कुछ अराउंड 30 to 35 स्टूडेंट्स हैं एट द मोमेंट, जिनका भी बैच चल रहा है, बिकॉज हमने अभी शुरू किया एंड ये अभी इंक्रीज होगा धीरे धीरे. दिस स्ट्रक्चर व्हाट यू आर सीइंग, ये अभी बन रहा है. ये हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी के ऊपर थोड़ा रिसर्च करने के लिए बनाया है. ओके. एंड ये इसकी प्लांट कैपेसिटी एनीवेयर अराउंड 300 to 320 है. एंड इसको अभी बना रहे हैं और इसमें पूरा स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन होगा. उस पर थोड़ी रिसर्च होगी. अभी सैपलिंग्स हम लोगों ने प्रोक्योर किए हैं, तो जैसे ही अभी इसकी जो फ्रूटिंग है वो एनीवेयर अराउंड दिसंबर जनवरी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके. अच्छा, जैसे हम वो करते हैं, आप ट्रेडिशनल करते हैं और ये वर्टिकल कर रहे हैं, इसमें क्या मतलब प्रोडक्शन क्या रेशियो रहता है, क्या रहता है इसका मतलब? जैसे ट्रेडिशनल में करते हैं हम और इसमें क्या है मतलब डिफरेंस क्या है? रिसोर्सेज का डिफरेंस आ जाता है Right. अगर आप देखें तो, क्योंकि उसमें हम लोग का जो वाटर है, जो जितना भी हम वाटर उसे प्रोवाइड करते हैं, इरिगेशन जितना करते हैं, काफ़ी कुछ नीचे चला जाता है, राइट. एंड प्लांट को जो मिलता है वो बहुत कम मिलता है इसमें, क्योंकि ये पूरा सर्कुलेटिंग सिस्टम है. तो जो पानी इसमें आ रहा है वो वापस टैंक में जाएगा भी. जैसे आप जितना देख रहे हैं, जितना ये स्ट्रक्चर है, ये सारा आपका वापस घूम के ये पूरा साइक्लिक वे में ये वापस मदर टैंक में जाएगा. अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका. सो दिस इज़ पार्सले, एंड पार्सले अभी इसमें हम लोगों ने छोटा छोटा लगाया हुआ है और थोड़ा थोड़ा हरा हरा हो रहा है ये. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि वाटर साइकिल चलती रहनी चाहिए. अगर वाटर साइकिल नहीं होगी तो थोड़े सिम्टम्स शो होंगे. ओके. एक चीज़ बताइए ना, जैसे वर्टिकल बोल रहे हैं तो 1/1 रहेगा या ऐसे ही? ये तो एकदम एक फ्लैट बेल्ट है. अच्छा, वर्टिकल वो है उधर आपका. ओके. देखिए क्रॉप पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि वर्टिकल फार्मिंग अगर हम ए फ्रेम्स टाइप की बात करेंगे, टू बी वेरी फ्रैंक, इसका ये क्रॉप स्पेसिफिक होती है. आप हर क्रॉप इसमें नहीं कर सकते, बिकॉज उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है. क्योंकि अगर हम नीचे से पानी देंगे तो ऊपर वाले को कम न्यूट्रिशन मिलेगा, ऊपर से डालेंगे तो नीचे वाले को कम मिलेगा. फ्लैट बेड में सब कुछ यूनिफॉर्म रहता है, और ये जबकि सॉइल से ज़्यादा प्रोडक्शन देता है. क्योंकि अगर आप इसमें देखोगे, हमने इतनी सी ही स्पेस दी है, एंड जब आप उसमें लगाते हैं, जब आप सॉइल में लगाते हैं, तो ये स्पेस यहाँ की यहाँ भी हो जाती है. बिल्कुल अनइवन रहती है, बहुत अनइवन रहता है. और उसमें जो रिसोर्सेज हैं वो सबको इक्वल नहीं मिल पाते. इसमें सब में एक साथ पानी जाता है, एक साथ निकलता है. अच्छा, ये अपने इसमें क्या लगाया है, जैसे क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं इसमें आप? जैसे इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सो दिस इज़ अ नेट कप. इसे नेट कप कहते हैं, और ये ओएसिस क्यूब या ग्रो क्यूब कहते हैं इसे. इसमें आप देख रहे हैं रूट्स फूट गया है, तो ये रूट्स आते आते अब ये धीरे धीरे पूरा ऐसे रूट्स इसमें बाहर आ जाएगा, और ये अपने आप कंज्यूम हो जाएगा. ग्रो क्यूब ऐसा रहता है, इसमें पानी चलता रहता है. आपका टैंक किधर है? टैंक आप बता टैंक में आपको दिखाता हूं. दिखा रहे हैं आप. सो अब जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ से ये पूरा पानी आता है, ये वापस जाके पूरा अंदर से होके, तो इट कम्स डाउन टू हेयर.
सो देयर इज अ चेंबर है, यहाँ पे चेंबर फिल्टर के लिए होता है, बिकॉज कई बार कोकोपीट में करनी पड़ती है तो उसके कई रेशे होते हैं या रूट्स के रेशे होते हैं, तो ये मेन टैंक में ना जाए इसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा एक चेंबर भी बनाया जाता है फिल्टर दिया होगा फिल्टर के लिए, तो फिल्ट्रेशन होता है। सो दिस इज द मदर टैंक, ये हमारा 5000 लीटर्स, ये 5000 लीटर्स का टैंक है एंड बहुत डीप है ये, एंड ये पूरे इसको संभाल सकता है। इनफैक्ट इससे डबल फार्म को भी ये संभालने की कैपेसिटी रखता है। एंड दीज आर द न्यूट्रिशनल टैंक्स, और इसमें पीएच टैंक है। सो 3 पार्ट न्यूट्रिशन 1 पार्ट पीएच, और ये पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है, अपने आप फर्टिगेशन इसमें मेंटेन होता रहता है। जितना हम वैल्यूज़ इनपुट करेंगे इसमें ईसी और पीएच की, तो वो अपने आप मेंटेन होती रहेगी, हमें इसमें कुछ नहीं करना। तो इसके लिए मीटर्स लगाए हुए नापने के लिए आपने? इसमें पेरिस्टाल्सिक पंप होते हैं, Okay. जो कि इसमें ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में होती है, ABC और पीएच, जो इसमें ईसी और पीएच है, फिर इसमें से उठा के इसमें डालते हैं। Okay. और इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, नीचे सेंसर्स डले हुए हैं, तो वो सेंसर्स नोट करते रहते हैं, अगर जैसे वैल्यू अप डाउन हुई तो वो उसमें से उठा के इसको मैनेज करते हैं। मैनेज करते, उतनी क्वांटिटी मैनेज करते हैं। हाँ, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड ये हम लोगों का मोटर्स हैं, मोटर्स इसमें से पानी उठा के फिर इसे ओवरहेड टैंक्स में डालते हैं। ऐसे 2 ओवरहेड टैंक पूरे फार्म पे लगे हुए हैं। सो एक ये है, एक उधर होगा। यस, ऑपोजिट साइड है, और दोनों नीचे से कनेक्टेड है, तो पानी अपने आप एक में भरेगा Balance रहेगा। तो दूसरे में भी भरेगा, लेवल रहता है, लेवल रहेगा। एंड ये 1000 लीटर्स है, वो 1000 लीटर्स है, तो एटलीस्ट अराउंड 2000 की हम लोगों की कैपेसिटी ओवरहेड की है। तभी ये जो टैंक बता रहे हैं, तो ये टैंक इसमें से लेते हैं फिर यस, इन एन अनफोर्सीन कंडीशन, जब अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत प्रोलॉन्ग टाइम के लिए चली जाए, तो आप इसमें पानी भर के इसको चला सकते हैं, तो वो अपने आप ग्रेविटी से चलता रहेगा। हम लोगों को मोटर बस यहाँ पे लगानी है, सिर्फ इतनी सी जो हमने किया है मेथड, कि हमें यहाँ से उठा के बस इसमें डालना है, बाकी वो अपने आप जाता रहेगा, पूरा ग्रेविटी बेस्ड है। और इसमें हम लोगों ने फॉगस भी लगा रखे हैं, तो ये फॉगस का भी हम लोगों ने मेक शिफ्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया था, बिकॉज वी डिडंट वांट टू डग इट अप। एंड ये अराउंड आपका कुछ 1000 लीटर्स की कैपेसिटी रखते हैं, एंड ये पूरे फॉगस लगे हुए हैं। तो इन द इन्वायरमेंट ऑफ एक्सट्रीम हीट, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये हम फॉगस चलाते हैं, जिससे थोड़ा सा ठंडक हो जाती है, ठंडा हो जाए। बिकॉज दिस इज़ नॉट अ फैन पैड स्ट्रक्चर। इसे फैन पैड स्ट्रक्चर करना ज़रूरी है, इवन इन देहरादून क्लाइमेट ऑल्सो, बिकॉज गर्मियों के टाइम पे ये सस्टेन नहीं कर पाता एंड बहुत हीट हो जाती है अंदर। क्या दिक्कत है, हीटिंग की प्रॉब्लम आती है। हाँ, तो इसे टेम्परेचर कंट्रोल पॉली हाउस में करना ही एक सॉल्यूशन है। मतलब कल्टीवेटेड प्रोटेक्टेड करेंगे इसको। यस, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में इसे हम कर पाएंगे फिर। और पॉली हाउस 2 तरीके के ही होते हैं, नेचुरली वेंटिलेटेड एंड फैन पैड स्ट्रक्चर। ये नेचुरली वेंटिलेटेड है। और ये जो आप बता रहे थे, ये वर्टिकल स्पेस पे टोटल है जी, तो इसको भी दोनों फ्लैट बेड और वर्टिकल दोनों को आप वैसे यूज करते हैं, इन्हीं से यूज करते हैं? इसी से यूज़ करते हैं हम। ओके, दोनों से। हम किसी के लिए कोई अलग मोटर नहीं लगाते, इसी के लिए ये आराम से इसको चला पाता है पूरा। तो इसमें मतलब जैसे जो मिट्टी में हम लोग यूज़ करते थे, जैसे मिट्टी इसमें बिल्कुल यूज़ करते नहीं करते मिट्टी बिल्कुल यूज़ नहीं होती। तो कोकोपीट यूज़ करते हैं इसमें। हाँ, कोकोपीट या ग्रो क्यूब्स हो गए, या आपका दिखाई दिया आपने मुझे। हाँ, कोकोपीट एंड परलाइट मिक्स। तो ये तरीके के ग्रो मीडियम्स यूज़ होते हैं, जो कि फिर हाइड्रोपोनिक्स में यूज़ होते हैं, मिट्टी का यूज़ नहीं होता। लेकिन मिट्टी में तो काफ़ी पोषक तत्व रहते थे, जैसे गोबर की खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, तो उससे कैसे अलग है ये चीज़? एक्चुअली वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये हाइड्रोपोनिक फार्मिंग है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग इज़ नॉट ऑर्गेनिक, जितना कई बार अगर आप यूट्यूब में भी या कहीं पे भी देखते हैं कि हाइड्रोपोनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग, इट्स नॉट, बिकॉज यहाँ पे हम न्यूट्रिशन अलग से ऐड कर रहे हैं, ऑल्दो हमें पता है कि हम उसमें क्या जा रहा है, बट एंड दैट टू क्योंकि हम उसे आर्टिफिशियली ऐड कर रहे हैं, इसीलिए ये ऑर्गेनिक नहीं है। बाकी ये क्लीन है, ये पेस्टिसाइड फ्री है, वी नो कि हम इसमें क्या डाल रहे हैं और हमें इससे क्या आउटपुट मिल सकता है। ये कम्प्लीटली लेड फ्री रहता है, जितने हमारे स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो पूरे लेड फ्री रहते हैं। सो इसमें हम क्वालिटी पूरा अश्योर करते हैं, बट अल्टीमेटली हम इसे ऑर्गेनिक नहीं कह सकते। तो इसमें जैसे क्या क्या चीज़ न्यूट्रिशन आप डालते हैं इसमें से? इसमें NPK एंड माइक्रो बूस्टर्स वगैरह डालते हैं आप, जो प्लांट को 3 मेन न्यूट्रिशन चाहिए रहता है, NPK, और उसके फिर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जैसे आपके कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज हो गया, बहुत सारे तरीके के होते हैं, तो वो प्लांट को चाहिए रहते हैं, तो उसके लिए NPK प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें आप जैसे वर्मी कंपोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ करते, मतलब वर्मी कंपोस्ट भी नहीं यूज़ करते ना, जैसे हम ट्रेडिशनल खेती में यूज़ करते थे ना, हाँ, इसको हाँ। ट्रेडिशनल फार्मिंग में हम यूज़ करते थे काफ़ी हद तक ना उसे। प्रोडक्शन कैसा रहता है इसमें, प्रोडक्शन कैसा रहता है इसमें? क्योंकि ज़्यादातर फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में रहते हैं, तो इसमें प्रोडक्शन भी काफ़ी कंट्रोल रहता है। अगर सारे फैक्टर्स कंट्रोल में रहें, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया या आपका ह्यूमिडिटी हो गया एंड आपके पेस्ट हो गया, पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा ना हो, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड प्रोड्यूस इन अ वेरी एक्सपेक्टेड टाइम। मतलब अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 45 या 40 डेज़ में प्रोडक्शन आना है और पूरा हमें हार्वेस्ट करना है, तो वो हो जाएगा।
ओके। एंड हाइड्रोपोनिक्स का यही एडवांटेज है कि वो हमें कैलकुलेटेड रिजल्ट देता है। तो ये मतलब ट्रेडिशनल खेती से कितना ज़्यादा प्रोडक्शन लेते हैं हम इसमें, जैसे हम इसको यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर में पैसा भी काफ़ी लगता होगा जी, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक इनिशियल कॉस्ट ही है हाइड्रोपोनिक्स का। Okay. एंड गवर्नमेंट हैज़ इवन दो गिवन दी पॉली हाउस सब्सिडीज़, बट वो पॉली हाउस जैसे 50% कॉस्ट अगर लेता है आउटडोर हाइड्रोपोनिक सेटअप का, तो उसका 50% गवर्नमेंट 50 to 80% गवर्नमेंट दे देती है अगर गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है उसको, पॉली हाउस स्ट्रक्चर को। पॉली हाउस स्ट्रक्चर होता है। हाँ, नॉट दी हाइड्रोपोनिक्स वन। अच्छा, बट दीज आर जो वर्टिकल्स आपने लगाए हैं, स्ट्रक्चर आपने जो तैयार किया है, तो इसमें आपको कोई सब्सिडी नहीं मिल रही, कोई अभी मतलब स्ट्रक्चर में आपको मिलती है गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से ना, स्टेट एंड सेंटर बोथ, बहुत सच। इट्स 50+30 ऐसा है, मतलब एटलीस्ट इन देहरादून। बाकी शायद मैंने सुना था कि हिमाचल प्रदेश में 90% भी सब्सिडी है पॉली हाउस में 500 स्क्वायर मीटर में। अभी उत्तराखंड में कम है, उत्तराखंड में 80% है 80% है। एंड आपका इससे 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर जाएंगे तो ऑलमोस्ट हर स्टेट में 50% सब्सिडी तो मिलती है। अच्छा, मतलब 500 स्क्वायर फीट होना जरूरी है, स्क्वायर मीटर होना जरूरी है जी। अगर आपको कमर्शियली करना है तो एटलीस्ट 500 स्क्वायर मीटर्स रहे, 5000 स्क्वायर फीट, तो इट्स सफिशिएंट। तो जैसे हम आर्टिकल में देख रहे थे कि उसमें कि युवाज लोग आजकल इसमें करियर देख रहे हैं ना, राइट। ठीक है, तो आप लोग कैसे, मतलब जैसे बिगनर होता है, किसी उसको पता ही नहीं होता, बैकग्राउंड भी उसका एग्रीकल्चर नहीं होता बेसिकली, है ना, तो उसको कैसे क्या प्रोग्राम दे रहे हैं आप, या क्या ट्रेनिंग हम दे रहे लोगों हैं? की प्लग एंड प्ले किट्स होती हैं जिसमें लोग अपना घर पे भी ट्राई कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स, एंड हम लोग उसमें उन लोगों को न्यूट्रिशन प्री बना के देते हैं एंड उनको सिखाते हैं कि आपको इसमें ऐसे डालना है, पीएच ऐसे चेक करना है, टीडीएस ऐसे चेक करना है, बिकॉज छोटे स्ट्रक्चर्स ऑटोमेटेड नहीं हो सकते, तो उनको सिखाना भी पड़ता है। एंड कुछ सिम्टम्स आते हैं, लेट्स से अगर आपका पेस्ट अटैक हो रहा है थोड़ा थोड़ा, या आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है या ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, तो वो उसके सिम्टम्स शो होते हैं एंड दे शेयर दैट विद अस, तो हम उनको उसके हिसाब से गाइड करते हैं। तो एग्रोनॉमी सपोर्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम इसमें देते हैं लोगों को। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताइए, जैसे इसमें जब यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो इसको विदाउट स्ट्रक्चर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्या? नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ऐसा, बिकॉज पेस्ट अटैक इतना ज़बरदस्त होता है इसमें कई बार, और किसी भी क्रॉप में होता है, सिर्फ इसी में नहीं, हर क्रॉप में होता है पेस्ट अटैक, और अगर वो होता है तो फिर वो संभालना मुश्किल हो जाता है। और इसमें पेस्ट के लिए क्या करते हैं, पेस्ट कंट्रोल पेस्ट के लिए जैसे मैंने आपको बताया, स्टिकी ट्रैप्स यूज़ करते हैं, नीम ऑयल यूज़ करते हैं। जो आप बता रहे हैं जी, नीम ऑयल वगैरह एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। बाकी इसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका रहता है कि सेल्फ प्रिकॉशन लेना, पॉली हाउसेस को हमेशा क्लोज रखना, मतलब उसको जूते वगैरह सब बाहर रहना, ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो उससे हमारा पेस्ट बाहर ही रहता है, अंदर नहीं आता। एंड बाकी अंदर के जो पुराने पेस्ट होते हैं वो तो अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं थोड़े बहुत। अच्छा, मेरे को ये भी बताइए ना, आप जैसे अभी कोई स्टार्ट करना सोच रहा है, ठीक है, स्टूडेंट है ना, वो कन्वेंस भी करेगा, अपने घर वालों को कन्वेंस करेगा, बेसिकली पहले तो ट्रेनिंग लेगा आपसे, है ना, ठीक है, बट जब वो स्टार्ट करना चाह रहा तो एक होता है कि हाँ भाई बजट, बेसिकली बजट क्या होगा, कैसे, मतलब जैसे इंस्ट्रूमेंट भी खरीदने हैं आपके, है ना, सब उसको, मतलब एक क्रॉप तक एटलीस्ट उसका 1 क्रॉप तक का बजट कितना होगा, और जैसे आप बता रहे 500 स्क्वायर मीटर, है ना, तो उसका बताइए थोड़ा। एक्चुअली अगर कोई स्टूडेंट है एंड वो इसमें जाना चाह रहा है, अनलेस एंड अनटिल दे हैव अ वेरी गुड इकोनॉमिक बैकग्राउंड और फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आई वुड नॉट रिकमेंड दैट, बिकॉज उसके लिए मार्केट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केट से थोड़ा रिलेट कर पाते हैं, या फिर आपको लगता है कि येस यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग विद द मार्केट, अगर आप जो उगाएंगे वो बिक जाएगा, तो डेफिनेटली गो फॉर इट एंड विदाउट अ डाउट। बट अगर आपके पास मार्केट की तरफ से थोड़ा भी डाउट है तो ट्राई वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा सा मार्केट पे रिसर्च कीजिए, लोगों से कनेक्शन बनाइए कि अगर हम इतना प्रोड्यूस उगाते हैं तो क्या आप खरीद पाएंगे, क्या उतनी कैपेसिटी रख पाएंगे, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा प्रोड्यूस उगा दिया, आपके पास कोई बायर नहीं है खरीदने के लिए, और वो पूरा आपको उसका कॉम्पोस्ट बनाना पड़ रहा है, राइट, तो फिर वो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात रहती है, और बहुत सारे फार्म्स में ऐसा होता भी है, बिकॉज लोगों को लगता है कि हाइड्रोपोनिक्स इज़ वेरी अट्रैक्टिव बिजनेस एंड वो बहुत अच्छा बिजनेस प्रोपोजिशन हो सकता है, बट अनलेस एंड अनटिल आप मार्केट की तरफ से श्योर हैं, आपको इसमें वेंचर नहीं करना चाहिए। ओके, बट चलिए, ये तो हुआ कि पहले प्लान कर ले कि हाँ करना है नहीं करना, मार्केट में सेल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग वैसे कहाँ पर ये इसको, जैसे आप मार्केट देख रहे हैं कहीं पर, जैसे आप जैसे अभी उगा रहे हैं इसको, तो इसमें मार्केट आप देख रहे हैं देहरादून में हमारे खुद के लोकल मार्केट कनेक्ट्स हैं, तो वो हमारा बैकिंग है वहाँ से, तो दैट्स वाई हम लोगों ने ये सेटअप किया है, एंड हम और भी कर रहे हैं देहरादून में। एंड बाकी आप और कहाँ पर कर रहे हैं आप देहरादून में? अभी हम देहरादून में एक अभी एक प्रोजेक्ट अभी सैंक्शन हुआ है, तो वो आने वाला है नियर अराउंड विकास नगर, तो उस तरफ पे हम लोग अभी उत्तराखंड का लार्जेस्ट हाइड्रोपोनिक कितने एरिया में है वो? दैट्स अराउंड 10,000 स्क्वायर फीट।
यस स्क्वायर यार्ड मीटर स्क्वायर फीट 10,000 स्क्वायर फीट 10,000 स्क्वायर। तो उसमें आधा स्ट्रक्चर आपका वाइन क्रॉप का रहेगा, आधा लीफी का रहेगा। वाइन क्रॉप की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें जो क्रॉप्स होती है आपकी लाइक टमेटोज़ हो गया, कैप्सिकम हो गया, बेल पेपर, स्नैकी पेपर, जुकीनी, आपकी बॉटल गार्ड्स, करेला, सीडलेस कुकुम्बर्स, ये सब जो होती हैं, जो फ्रूटिंग वेजिटेबल्स होती हैं, दे आर वाइन क्रॉप्स। तो ये गवर्नमेंट एडेड है या वैसे है, मतलब ये इसमें एक पॉली हाउस, मतलब इसमें 2 पॉली हाउस स्ट्रक्चर बन रहे हैं 500 मीटर्स के। उसमें से एक पॉली हाउस पे गवर्नमेंट सब्सिडाइज है एंड सेकंड वन इज फैन पैड स्ट्रक्चर, जो कि अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट में प्रोपोजिशन नहीं है फैन एंड पैड पॉली हाउस का, तो वो अलग से बन रहा है विदाउट सब्सिडी। ओके, इसका बजट बताइए। बजट जैसे मैंने पूछा कि लगभग अप्रोक्स कितना चाहिएगा 500 स्क्वायर मीटर में? 500 स्क्वायर मीटर में अगर आप लीफी के सेटअप की बात करते हैं तो इसका जो बजट है वो आपका एनीवेयर अराउंड 25 लाख तक तो बैठ सकता है। अच्छा 20-25 लाख एंड डिपेंडिंग की इट इज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट सब कुछ मिला के सब कुछ मिला के इसमें क्योंकि इसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, तो हम लोगों को जो रिकमेंड करते हैं वो ये है कि बहुत सारे अबैंडन्ड पॉली हाउसेज भी होते हैं, राइट। गवर्नमेंट ने इतने सारे पॉली हाउसेज लगाए हैं, हर कोई पॉली हाउस सक्सेसफुल नहीं होता और फार्मर कई बार वो पॉली हाउस सब्सिडी में लगा के उसे छोड़ देता है या नहीं मैनेज कर पाता। बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे वो फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो पॉली हाउस खराब पड़ा हुआ है या अबैंडन्ड पड़ा है। तो मेरा ये लोगों को ये रहता है क्योंकि पॉली हाउस 50% कैपिटल कॉस्ट होल्ड करता है, तो आप उसको एलिमिनेट करने के लिए पॉली हाउस को एक्वायर कीजिए ऑन अ रेंट और अ लीज बेसिस, उसके अंदर आप हाइड्रोपोनिक्स कीजिए। बहुत तो बढ़िया, इससे आपकी जो पॉली हाउस कॉस्ट है वो एकदम, और जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो एकदम 50% रिड्यूस हो जाएगा। मेन इसी का स्ट्रक्चर रहेगा जो अंदर यस एग्जैक्टली। और हाइड्रोपोनिक्स में भी धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरर्स के बीच में कंपटीशन बढ़ रहा है, सो देयर इज अ कॉम्पिटिटिव स्पेस डेवलपिंग अप इन इंडिया एंड इसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो रॉ मटेरियल कॉस्ट हैं वो रिड्यूस होंगे। बट अभी का करंट सिनेरियो ये है कि प्राइसेस एकदम शूट अप किए हुए हैं, चाहे वो आयरन हो, प्लास्टिक हो, कुछ भी हो। सब कुछ चाइना से आ रहा है, सब कुछ costly नहीं, है। चाइना नहीं, ग्लोबल शॉर्टेज है, ग्लोबल सप्लाई चेन क्राइसिस है, तो इस वजह से कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो आप लेते हैं सामान, ये सब इंडिया से लेते हैं सब या बाहर से? ये सब अभी इंडियन मैन्युफैक्चर है। इंडियन मैन्युफैक्चर होते हैं। ओके। तो आप कैसा लग रहा है, स्कोप कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको वैसे? देहरादून इज़ अ वेरी नाइस प्लेस। यहाँ पे टेम्परेचर अच्छा है, लोग अच्छे हैं, सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता है। हम लोग वी आर रिकॉग्नाइज्ड विद स्टार्टअप उत्तराखंड एज वेल। सो मेरे ख्याल से आप फर्स्ट होंगे यहाँ पर जो इस टाइप का हाइड्रोपोनिक लगाया आपने जो पूरा ना। हाँ, अभी देहरादून में एक फार्म और आया है छोटा सा, अच्छा, एंड वो भी डिफरेंट कंपनी है कोई वो? यस। Okay. एंड बाकी कर रहे हैं लोग, काशीपुर में भी देयर इज अ फ्रेंड ऑफ आवर्स हु इज डूइंग दैट। ओके, योर फ्रेंड। यस, एंड सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग। ओके। अच्छा, एक चीज़ और बताएं मेरे को, रिटर्न बताइए। जैसे 25 लाख रुपीज़ तो इन्वेस्ट कर दिया आपने, है ना? जी। तो रिटर्न कैसे रहते हैं इसमें? इसमें ऑन एन एवरेज अगर आप प्राइसेस लेके चले तो 120 रुपीज़ पर केजी की आपकी सेलिंग प्राइस रहती है ऑन एन एवरेज। ये आपकी कभी भी सीज़न में, आपकी ऑफ सीज़न में ये कभी 270-300 भी चली जाती है, कभी 70 भी चली जाती है ऑन विंटर सीज़न, या फिर जो मेन सीज़न होता है जब क्रॉप भरपूर होती है मार्केट में। सो ऑन एन एवरेज हम पूरे साल का लेके चले तो 100-120 हम मान के चल सकते हैं। इसकी जो आपकी इनपुट कॉस्ट है दैट्स एनीवेयर अराउंड 30 to 35 रुपीज़ पर केजी। सब कुछ मिला के आपकी सारी लेबर कॉस्ट और सारा ऑपरेशनल कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, न्यूट्रिशन, कंज्यूमेबल, सब कुछ मिला के आपकी जो कॉस्ट पड़ती है दैट्स एनीवेयर अराउंड 30 to 35 रुपीज़ पर केजी। इट्स मीन कि यदि कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहा है, ही विल गेट 100% प्लस डेफिनेटली रिटर्न। डेफिनेटली। ओके। बट अगेन मार्केट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतनी कैपेसिटी रखिए पहले बना के कि आपका वो कंपोस्ट बनाने की नौबत ना है, आपका प्रोड्यूस उगे बिके, ऐसा रहना चाहिए। क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है, तो थोड़ा सा इतना अगर आप मार्केट में स्ट्रांग है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। इसका सेल्फ लाइफ के बारे में बताइए, कितना रहता है लगभग? 48 आवर्स। 48 आवर्स। यस। ओके। तो जो मार्केट में लेके आते हैं वो उनके पास आता है पहले, वो फिर स्टोर करते हैं, उसको क्या करते हैं, क्या मतलब इसका क्या तरीका है कि वो जो जनरली या तो सेल कर देते हैं, बिकॉज इसकी जो मार्केट है वो बहुत नीश है, अलग ही मार्केट है, तो उन लोगों के पास रेगुलर डिमांड रहती है, आता है, खप जाता है, ऐसा रहता है। कभी स्टोर करना पड़ता भी है तो इन लोगों के अपने रेफ्रिजरेटेड वैन्स रहते हैं, रेफ्रिजरेटेड स्टोरेजेस रहते हैं, तो उसमें ये बच जाता है? बच तो जाता है बट क्वालिटी तो ऑब्वियसली रिड्यूस होगी ना, वो फ्रेश वाली क्वालिटी नहीं रहेगी। ओके। कितने दिन के लिए वो स्टोर कर सकते बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, लाइक 1-2 days, 5 days? 5-6 days। 5-6 days। ओके। और आपने ये क्या लगा रखे हैं साइड में, ये किसमें लगाया हुआ आपने, ये वाला जो है, जैसे ये लगाया हुआ आपने? यस, ये हमारा लोलो रोसो है। ये अभी हमारे स्टूडेंट्स वगैरह ने ही इसको किया है
एंड ये अभी अभी स्प्राउट हुआ है लोलो रोसो। तो इसमें क्या दिस क्या इज द डाला लेटेस्ट हुआ है आपने वेराइटी। इसमें, मतलब ये कोकोपीट और परलाइट की परलाइट का मिक्सचर है। तो इसमें भी उतनी ही पानी जरूरत पड़ती है या कैसे करते हैं इसको वाटर? इसमें ये सैपलिंग, ये इसमें सैपलिंग प्रिपेयर हो रही है, तो ये भी जब थोड़ा इसमें ट्रू लीव्स आ जाएंगी, अभी ये सीड की लीव्स हैं, जो सीड में से जो लीव्स स्प्राउट होती हैं वो हैं। इसके बाद जब इसमें ट्रू लीव्स आनी शुरू होंगी, उसके बाद हम लोग इसे मेन सिस्टम में ट्रांसप्लांट कर देंगे, तो लाइकवाइज फिर ये अपने रूट्स फोड़ लेगा और ऐसे कर लेगा। ओके, तो इसमें वाटर की जरूरत पड़ती है, इसमें डालते हैं इसमें भी? सीड को वाटर की जरूरत पड़ेगी तभी वो स्प्राउट देखा करेगा। अभी थोड़ा सा पानी डाला नहीं है इसमें आप शायद। नहीं डला हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है वो वाइट परलाइट की वजह से लग रहा है। ओके, ठीक है, चलिए बढ़िया है इसमें तो। ओके प्रियांशु, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव एंड आई थिंक कि लोगों को और पता लगेगा इसके बारे में। और जैसे देहरादून में पहला ही बता रहे हैं आप, सेंटर आपका ये है ना? हाँ, इतना बड़ा जहाँ पहला है ना, तो लोगों को पता लगे, विजिट करेंगे लोग, लेंगे ट्रेनिंग आपसे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।